जीओसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई मेंस में, एडवांस में और नीट में, आज हम वो डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यार से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरह से उनको निकाला जाता है। भाई देखो बच्चों, आप जो पढ़ते हो सिलेबस में और जस्ट जो क्वेश्चन होते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। सिलेबस जो पढ़ते हो आपने इन्फॉर्मेशन तो ले ली, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोनाइन क्या है। अब उनको एप्लीकेशन कैसे करें वो भी तो जानना बहुत जरूरी है। अगर एप्लीकेशन नहीं सीखोगे तो किस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे, क्या टेक्निक्स होती हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालने की, वो भी आज की वीडियो में आप सीखोगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए थे, वो मैंने आपको लिखे नहीं है। ठीक है, आप खुद ही बताओ कि क्या हो सकता है, कैसे निकालेंगे अब इसको। ये जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो निकालो। देखो ये कौन सा है, CH3COOH। देखो बच्चों, ये निकालने के लिए कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है पहले ये बताओ, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लविंग, कहने का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी कि वो एक्चुअली क्या है, लुईस बेस है। जो लुईस बेस होते हैं उन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वही तो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, उनको हम ये कहते हैं न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि न्यूक्लियस के प्रति जो चाहत है किसके अंदर ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस बेस होगा। ठीक है, तो यानी कि हमें लो लुईस बेस से, यानी कि जो सबसे वीक लुईस बेस से स्ट्रॉन्ग लुईस बेस की ओर बढ़ते जाना है। पहले हम ये पता लगाएं कि वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कैसा है। अब हम वो कैसे पता लगाएंगे कि लुईस बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो ये सारे लुईस बेस हैं, ये सारे लुईस बेस हैं। बेस कब बनता है, जब एसिड में से हम HN निकाल लें। जैसे ये CH3COO है, एसिटेट आयन है, मैं इसमें एक HN जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। यानी ये जो एसिड है, जब मैंने इसमें से एक H आयन निकाल दिया, मैंने हटा दिया H आयन, सॉरी, अब इस CH3COOH में से मैंने एक H आयन निकाल दिया तो हमें क्या मिल गया भाई, एसिटेट आयन मिल गया। तो यानी कि ये जो एसिड था, जब उसमें से मैंने एक H आयन निकाल दिया तो हमें क्या मिल गया, कॉन्जुगेट बेस मिल गया। ये बात समझ में आई। अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा। ठीक, अगर एसिड स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अगर एसिड स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक है, अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग है। CH3COOH एक वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है ये कैसा हो गया, स्ट्रांग हो गया। ठीक है, H2O का जो एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कैसा होगा, वीक बेस होगा। ठीक, इसकी बात करें हम, CH3SO3 माइनस, इसमें मैं एक H आयन जोड़ दूं तो CH3SO3H बनेगा। भाई देखो बच्चों, CH3COOH होता है, ऐसे ही ये सल्फोनियम आयन का बनता है, CH3SO3H। जब हम कंपेयर करते हैं दो एसिड CH3COOH में और CH3SO3H में, तो ये CH3COOH से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो जब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस और भी वीक होगा। तो देखो ये एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाएगा। कहने का मतलब CH3COO ये वीक है और ये स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना, ये इससे स्ट्रांग है। ठीक, इन दोनों का कंपैरिजन करा हमने। OH माइनस, इसमें मैं एक H जोड़ दूँ क्या बन जाएगा, H2। भाई ये कहाँ है एसिड, ये तो वीक है ना। ठीक है ना, ये तो वीक है ना, तो ये क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। क्लियर होगी बात, समझ में आई। तो अब जब हमें ये पता लग गया है, पहले हमने क्या करा, हमने एसिड बनाया, इनके एसिड को देखा, कंपेयर करा इन चारों एसिड में कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा।
ठीक है। फिर उसके बाद हम बेस पर आए, बेस को हमने ध्यान से देखा, ठीक। अब हम उस ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। क्या अरेंज करेंगे? सबसे वीक हमारा कौन सा है? देखो H2O सबसे वीक है, ठीक। इसको और क्लियरिफाई समझने के लिए आप इस तरह समझो, देखो कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनको मैं और थोड़ा इजी करके समझा देती हूँ। इसका क्या एसिड बना? एसिड लिख देती हूँ नीचे, CH3COOH H3O माइनस CH3SO3H और H2O। अब मुझे ये बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उससे कम क्या है भाई? उससे कम क्या है? देखो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे ऊपर कौन सा हो गया हमारा? हाइड्रोनियम आयन हो गया। फिर उसके नीचे कौन सा हो गया? CH3SO3H, यानी कि ये हो गया। फिर उससे कम हो गया हमारा CH3COOH, फिर उससे कम हो गया हमारा H2O, ठीक है। जब ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बेस की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। H3O आयन का क्या था? H2O, ये सबसे कम है, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा कौन सा होगा? उससे ज़्यादा हमारा ये हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा हमारा ये हो जाएगा, फिर उससे ज़्यादा हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेस का, ठीक। तो सबसे कम हमारा क्या है? H2O यानी कि 2, फिर उससे ज़्यादा हमारा ये वाला 3, फिर उससे ज़्यादा हमारा ये वाला 1, फिर उससे ज़्यादा हमारा ये वाला। ये बात समझ में आ गई आपको? इस तरह से निकाला है, ठीक है। आप कुछ मत करो, जब भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए, पहले इनके अगर बेस पूछा तो एसिड बना लो, एसिड पूछा तो बेस बना लो, और उनका ऑर्डर देखो आप। वो अपनी समझ से आपको देखना होगा कि कौन सा होगा जो आपने अब तक पढ़ रखा है कि क्या है, ठीक है। उसके हिसाब से हमने देखा तो ये आया। अब बच्चे कुछ कहेंगे मैम ये हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, और ये इन दोनों से भी ज़्यादा एसिडिक है। बच्चों आपको ध्यान होगा, आपने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयनाइजेशन, आयनाइन। आपने देखा एसिडिक एसिड को जब हम वाटर में घोलते हैं तो बहुत कम आयनाइजेशन होता है। तो क्यों होता है आयनाइजेशन? क्योंकि CH3COOH वाटर की प्रेजेंस में, हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में कम टूटता है। क्यों कम टूटता है? क्योंकि ये वीक एसिड है, ये वाटर से भी वीक एसिड है, वाटर से भी ज़्यादा वीक है, तो कम टूटता है, ठीक है। कि हमारी क्या है, एक कॉमन सेंस होता है। हमने जो अब तक पढ़ा है, हमने क्या रट के पढ़ा है या समझ के पढ़ा है? अगर आपने समझ के पढ़ा होगा तो आप यही ग्रैस्प कर लोगे कि नहीं ये वीक है, ये स्ट्रांग है। अगर आपने रट के पढ़ा है तो आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं कहती हूँ समझ पे जोड़ दो अपनी, ठीक है ना। क्योंकि जब क्वेश्चन करने बैठोगे ना एग्जाम में, तो मेन चीज़ समझ आती है, काम रटा रटाई चीज़ कोई काम नहीं आता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया? तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए उसमें कोई 4 ऑप्शन होंगे, उसमें जो गिवन ऑप्शन होगा वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, फालतू में टाइम वेस्टिंग होता। मेन चीज़ हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? अब इन चारों में ये बताना है कौन सा एसिडिक ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो आप कैसे निकालोगे? एसिड का मतलब क्या? यहाँ आप देख रहे हो H सब में है, यानी कि जो H को आसानी से निकाल दे, रिमूव कर दे। H को रिमूव कौन करेगा इजिली? जो H रिमूव करने के बाद जो एनायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तभी तो भाई उसका जब कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो इसने H निकाला तो क्या बना? CBr3 माइनस, ठीक है। ये बना CI3 माइनस, ये बना CCl3 माइनस, और ये बना CCN का होल थ्राइस माइनस। अब इन चारों में से देखना है कौन ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा एसिड होगा। ये बात क्लियर हुई? ये कॉन्जुगेट बेस है सारे, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा बेस, वो सॉरी अच्छा एसिड होगा, ठीक। अब ध्यान से समझना, ये तीनों क्या है? हैलोजन। ये तीनों क्या है? हैलोजन। हैलोजन के काम करते हैं। इसको मैं थोड़ा रब कर दूं। देखो हैलोजन के काम करते हैं, हैलोजन के अंदर कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक। लेकिन ये साथ में शो करता है प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अनस्टेबलाइज हो जाएगा, और ये केवल Br के साथ नहीं, I के साथ भी होगा, Cl के साथ भी होगा, तीनों क्रिया हैलोजन, ठीक। जबकि इसमें क्या होता है?
इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो CN है, CN आयन जो होता है अपने आप में, इसमें माइनस आई इफेक्ट तो है ही है, साथ में माइनस आर इफेक्ट शो करता है। CN आयन आपने सुना होगा ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींच रहा है, दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं, तो क्या है, ये कार्बन आयन जो है स्टेबल हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह से इसका जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है H आयन को रिमूव करने के बाद वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और दूसरी बात, एक और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी है इसमें। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास क्या है, C∼N और C माइनस, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक, कुछ इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इस तरह से हमारा चलता चला जाता है, ठीक है ना, और रेजोनेंस स्टेबलाइज ये हो जाता है। ठीक, सॉरी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो उसने बॉन्ड बना लिया, नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो गया। इस तरह से ये तीनों CN के साथ होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी है, माइनस आई माइनस आर इफेक्ट भी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज ये होगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा D। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। इन चारों में से सबसे कम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किस में है? भाई देखो, हमने पढ़ा था एरोमेटिसिटी, जिसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, जो एरोमेटिक है वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। ठीक है ना, सबसे पहले होता है हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर, फिर उसके बाद हम देखते हैं रेजोनेंस हमारा, ठीक है, और फिर उससे कम होता है हमारा हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, और उससे कम हमारा होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, तो ये हमारा जो रूल होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको चाहें मोस्ट इंपॉर्टेंट करके डाल लो कि एरोमेटिसिटी फर्स्ट पॉइंट, जहाँ भी आपको देखे एरोमेटिसिटी वो ज़्यादा स्टेबल है, उससे कम रेजोनेंस, उससे कम हाइपर कंजुगेशन, उससे कम आई इफेक्ट। अब माइनस आई या प्लस आई वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब यहाँ पे रेजोनेंस एरोमेटिसिटी किस वजह से होती है, रेजोनेंस के कारण होती है। तो यहाँ एरोमेटिसिटी कहाँ है भाई, देखो बेंजीन एरोमेटिक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है इसमें। ये फ्यूरॉन है, यहाँ पे आप देखो हमने एरोमेटिसिटी के लिए क्या शर्त पड़ी थी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो। देखो 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ पर रिंग में आ रहे हैं, एरोमेटिसिटी को पूरा कर रहे हैं, ये भी एरोमेटिक रिंग हो गई। यहाँ देखो 2 2 4 2 6, यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, ये भी एरोमेटिक हो गई। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, पिरिडीन है, ये पिरिडीन है और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, भाई ये क्या बवाल है, 2 2 4, यहाँ तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी चीज़, ये साइक्लिक है, प्लानर है, क्या कॉन्जुगेशन है इसमें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं जी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, यानी कि ये एरोमेटिक नहीं है, यानी कि ये कैसा नॉन एरोमेटिक, ये एंटी भी नहीं है। आपको अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है मैम, ये एंटी ना, एंटी में कॉन्जुगेशन होता है, क्योंकि नॉन एरोमेटिक ऐसा होता है जिसमें इन चारों में से कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करेगी। मैंने आपको बताया था 4 पाए होते हैं किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए, साइक्लिक, प्लानर, कॉन्जुगेशन एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक, प्लानर, कॉन्जुगेशन एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन नॉन एरोमेटिक तब हो जाएगा जब इन चारों में से कोई एक भी चीज़ नहीं होगी, कोई एक भी शर्त नहीं पूरी कर रहा होगा, ये कॉन्जुगेशन की शर्त पूरी नहीं कर रहा है, तो ना तो कि एंटी एरोमेटिक है, ना ही एरोमेटिक है, ये क्या है नॉन एरोमेटिक। यानी कि जब नॉन एरोमेटिक है तो भाई लीस्ट स्टेबल हो गया, तो ये हमारा आंसर बन गया। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें बताना है। भाई देखो, कार्बोकैटायन कब स्टेबल होगा, उसका पॉजिटिव चार्ज लेने वाला कोई बैठा हो, क्या तुम मुझे अपना पॉजिटिव चार्ज दे दे, तभी तो वो स्टेबल होगा। भाई कोई कार्बोकैटायन कब स्टेबल होगा, जब उसका पॉजिटिव चार्ज संभालने वाले बहुत लोग बैठे हों। यहाँ पर है संभालने वाले, हैं भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे संभालने वाले, ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इससे पॉजिटिव चार्ज आया, और यहाँ पर क्या बन गया, देखो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा
यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज मिलकर क्या बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बना लेंगे और ये चार्ज यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ बन रही हैं। ठीक है, दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ बन रही हैं। ठीक, अब इसकी बात करें यहाँ पे कुछ हो रहा है रेजोनेंस? नहीं भाई, यहाँ तो कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ तो सब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना, कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर है, कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे भाई यहाँ तो फुल एंड फाइनल रेजोनेंस है, फुल ट्रूफ रेजोनेंस। वो कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज संभालने के लिए ये भी है कैटायन, ये भी कार्बोकैटायन, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। ठीक है, आराम से पॉजिटिव चार्ज संभालेंगे। आप कहोगे मैम कैसे? ये भी देख लो। ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ? यही देख लेते हम। ये बॉन्ड टूटा तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट गया। ये तो हुई स्ट्रक्चर। फिर ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक, यहाँ पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाई करेगा। ठीक, आ रही बात समझ में कैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बन रही हैं? इसको मैं रफ कर दूं, आगे देखो क्या होता है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड टूटा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, ये मैंने एरो थोड़ा गलत बना दिया बच्चों, ऐसा आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ आया, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ बॉन्ड बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया CH2। ठीक है, तो यहाँ कितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रही है भाई? यहाँ तो 4 बन रही है, यहाँ 2 बन रही है। तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है भाई? 3 वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया। 3 देन उससे कम हमारा 1, देन उससे कम हमारा 2। ये आंसर होगा। जो भी ऑप्शन में ये आंसर दिया हो आप उसको टिक कर दें। समझ में आए? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों क्वेश्चंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है। क्या ऑर्डर बनेगा? ये 2013 मीन्स में आया है, ये 2009 में आया है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों देखो ध्यान से, ये क्या है? एक फिनॉल है। फिनॉल के सब्स्टिट्यूएंट हैं सारे। यहाँ एक तरफ Cl लगाए पैरा पोजीशन पे, एक तरफ CS3 NO2 है, OCH3। अब हम यहाँ के देखना क्या है कि ये Cl का इफेक्ट क्या क्या होता है। Cl देखो, एक तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन रिंग को ये डीएक्टिवेट भी करता है कि डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट हो जाएगा। डीएक्टिवेटिंग यानी कि अगर यहाँ से H आयन निकला तो फिनॉक्साइड आयन को ये डीएक्टिवेट कर देगा, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। CH3 पे क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। ठीक है ना, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन गिविंग इफेक्ट है इसका। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है ये। ठीक है, माइनस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है। OCH3 का इफेक्ट क्या होगा भाई? OCH3 का इफेक्ट क्या होगा? ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है भले ही, लेकिन CH3 ग्रुप होने के कारण ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिंग में देता है। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई सा भी जो भी हमारे पास ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका इफेक्ट कैसा है। ये बहुत बेसिक चीज़ है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगी तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्लियर हो रही है बात? तो अब करना क्या है, देखो ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब हमें ये पता लगे भाई कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक कौन ज़्यादा होता है? एसिडिक कौन ज़्यादा होता है? एसिडिक का मतलब HN देना। हमारा कहने का मतलब है HN जो आसानी से दे दे। कौन देगा HN आसानी से? HN वो आसानी से देगा जिसका HN निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्टेबल होगा। कहने का मतलब क्या कह रही हूँ मैं, क्या कह रही हूँ ध्यान से सुनो। मैंने ये देखो, मैंने सादा फिनॉल ले लिया, इस फिनॉल से मैंने HN निकाला, HN निकाल दिया, देखो HN निकल गया। ठीक, गायब हो गया OH। तो देखो अब मैं इसको क्लियरली लिख देती हूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास फिनॉल है। ठीक है ना, मैंने यहाँ से ये HN रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा? फिनॉक्साइड आयन बचा। ठीक, मैंने इतना ये जो है आपका ये रिमूव कर दिया, तो ये बचेगा। ये क्या है? फिनॉक्साइड आयन। अब इस फिनॉक्साइड आयन का जो निगेटिव आयन है, इसको लेने वाला अगर कोई रिंग में बैठा हुआ है, इस नेगेटिव आयन को लेने वाला रिंग में अगर बैठा हुआ है, इसको अट्रैक्ट करने वाला, इसको अपनी ओर खींचने वाला बैठा हुआ है रिंग में, तो ये स्टेबल हो जाएगा। सोचो, दिमाग लगाओ।
ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये जो आयन बना है हमारा, इसका नेगेटिव चार्ज लेने वाला अगर कोई रिंग में बैठा है, नेगेटिव चार्ज लेने वाला, तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक, बस इतनी सी बात दिमाग में रखो। अब देखो यहाँ कौन बैठा है, इन चारों में से कौन है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेने वाला, दिमाग लगाओ, NO2 ग्रुप। आप जब -I फैट की सीरीज पढ़ते हो तो उसमें NO2 ऊपर आता है, NO2 ग्रुप ऊपर आता है, नहीं आता, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचता है वो। तो जब NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि जब ये स्टेबल हो जाएगा तो यानी कि ये क्या चाहेगा, जल्दी से H आयन तू भाग मेरे पास, तू भाग मेरे पास से, मेरा फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा और मेरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ NO2 बैठा हुआ है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है हमारा, ये थर्ड वाला। जैसे नंबर लिखने से रह गया 1 2 3 4, ये जो थर्ड नंबर का है ये क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया हमारा, थर्ड नंबर सबसे ज़्यादा हो गया। फिर इससे कम लेते हैं, इससे कम कौन सा होगा भाई, लगाओ दिमाग। ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो स्टेबलाइज कम करेंगे, ये तो अनस्टेबल करेंगे, कौन सा होगा, फर्स्ट हो जाएगा। भले डीएक्टिवेटिंग है लेकिन -I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, उससे कम फर्स्ट, देन उससे कम एसिडिटी। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करना है तो ये वाला जो है, ये वाला जो हमारा है ये आएगा। ऐसा क्यों होता है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं है जितना ज़्यादा यहाँ है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वीक होता है हमेशा रेजोनेंस से, ठीक है ना, रेजोनेंस से हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट वीक होता है, यानी कि ये इतना इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन देकर इसको डीस्टेबलाइज नहीं करेगा जितना कि ये इलेक्ट्रॉन देकर डीस्टेबलाइज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को देने की डेंसिटी इसकी ज़्यादा है इससे, यानी कि ये ज़्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा है, ये कम डीस्टेबलाइज कर रहा है। ध्यान से समझ रहे हो ना, ये ज़्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा है, ये कम डीस्टेबलाइज कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एसिडिटी है वो कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा रहेगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ में दिमाग नहीं लगा पाते हैं, तो बिल्कुल देखो मैं बहुत देहाती स्टाइल में समझा रही हूँ। CH3 के पास केवल 2 रोटियां देने की क्षमता है और OCH3 के पास 4 रोटी देने की क्षमता है। ठीक, 4 रोटी, अरे रोटी तो फिर अच्छी चीज़ हो गई, हम थप्पड़ कहते हैं। ठीक, ये 2 थप्पड़ देगा, ये 4 थप्पड़ देगा, हम नेगेटिव इम्पैक्ट ले रहे हैं ना भाई, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है भाई, ये तो खुद पिटा हुआ है, नेगेटिव चार्ज समझ लो, ये समझ लो ये पिटा हुआ है, ऑलरेडी पिटा हुआ है, खूब पिट चुका है ये। ठीक, अब ये से 2 थप्पड़ मार रहा है, ये से 4 थप्पड़ मार रहा है, कौन ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है इसको, ये ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, ये ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो ये चाहेगा क्या, चाहे मेरे पास से चाहे कि तू मत जा, तू देर जाते ही मुझे 4 थप्पड़ रसीद करेगा। इसने कहा अगर तू अचानक तू जाएगा तो 2 थप्पड़ मिलेंगे, तो वो क्या कहेगा, यार 4 थप्पड़ से तो अच्छा 2 थप्पड़ ही हैं, ठीक है भैया 2 थप्पड़ वाले ही सही है। तो ये जो है ज़्यादा एसिडिक कंपेरेटिवली उसके। आई बात समझ में, इसको इस तरह समझ सकते हो, ये केवल 2 थप्पड़ यानी कि इससे कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आ गई बात समझ में, ठीक है। जब कभी कंफ्यूज हो तो ये चीज़ लिख लो, जिससे दिमाग में रहेगा। ठीक है, हमें क्या रखना है, माइंड में कॉन्सेप्ट को रखना होता है। ठीक, तो ये हमारा ऑर्डर बन गया कि 3 की सबसे ज़्यादा एसिडिक पावर, उससे कम 1 की, उससे कम 2 की, उससे कम 4 की। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट लेके चलते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या हिसाब किताब है, चलो भी देखते हैं। यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है हमारा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों ये बात तो गांठ बांध के रख लो अपने पास, जब भी फिनॉल और एसिड में, ये क्या है हमारे पास, फिनॉल है और ये बेंजोइक एसिड है, इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो एसिड हमेशा रेस में जीत जाएगा। भाई एसिड का नाम ही एसिड है, अब चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो बेंजोइक एसिड हो, चाहे वो नॉर्मल हमारा कैसा हो, HCl वगैरह ये एसिड हो। ठीक, तो एसिड की नेचर क्या है, एचएन देने की, एसिडिक नेचर है उसकी एसिड की, तो ये तो हमेशा पावरफुल होगा ही होगा, यानी कि ये दोनों तो रेस से बाहर हो गए। पहले हम इन दोनों में देखें कौन ज़्यादा एसिडिक, ये तो हमेशा ही कम रहेंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। तो अब ये तो दोनों रेस से बाहर हो गए, इन दोनों में से बताओ पहले कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ भी वही सारा फिनोमेना यहीं पर भी है। वो क्या है देखो,
मैंने इस एसिडिक एसिड में से H आयन निकाल दिया, ये हमारे पास बेंजोइक आयन बचा, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड का बेंजोइक आयन बचा। इसके इलेक्ट्रॉन को संभालने वाला अगर यहाँ कोई बैठा है तब तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को संभालने वाला। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को संभालने वाला नहीं है, नॉर्मल, अगर वो इलेक्ट्रॉन को बल्कि और देने वाला बैठा हुआ है तो और ज्यादा अनस्टेबलाइज कर देगा, ठीक। अगर मैं साथ में ये कहूं कि यहाँ पर एक ऑप्शन मैं आपको और देती हूँ, जैसे ये बेंजोइक एसिड है, साथ में मैंने, दिख रहा है आपको, साथ में मैंने NO2 ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे NO2 ग्रुप, ठीक है ना, NO2 ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या होगा, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो और भी ज्यादा इसे एसिडिक कर देगा, बिल्कुल यही वाला हिसाब किताब, ठीक है, और भी ज्यादा एसिडिक कर देगा। बेंजोइक एसिड है तो कम एसिडिक होगा, और अगर ये CH3 ग्रुप है, ठीक, ये तो और भी कम एसिडिक हो जाएगा। क्यों? CH3 ग्रुप में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग को ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो गीता आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा भाई एसिडिक? हमारा बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम 4 वाला। अब इन दोनों में देखो, ये फिनॉल है और ये Cl ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है फिनॉल से, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, फिनॉक्साइड आयन, ये देखो इसी टाइप का आयन बन रहा है। ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, फिर भी अपनी तरफ माइनस का इफेक्ट शो करके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक, और ये उससे कम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, 3 4 2 1। समझ में आ गया आपको बच्चों? ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है तो फिनॉक्साइड आयन को ज्यादा स्टेबल कर रहा है, जिससे कि आयन आसानी से निकल जाएगा, और ये कंपेरेटिवली इसके पास कोई है ही नहीं तो इससे कम हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें बताना है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो भी डिक्रीजिंग वे में, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक। देखो अब कार्बोकेटायन के केस में आपने क्या पढ़ा है, जो कार्बोकेटायन है, अगर हमारे पास एक टर्शरी कार्बोकेटायन है, एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है, इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ भाई कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है? जब यहाँ से हमारा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो CH3 ग्रुप के अंदर क्या टेंडेंसी होती है, ये हाइपर कंजुगेशन शो करता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन को देता है। जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो क्या करेगा, इस कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही CH3 ग्रुप है, जिसकी वजह से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है कार्बोकेटायन पे। यहाँ पे तो वही सिर्फ एक ही CH3 है, यानी कि जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप जुड़े होते हैं किसी कार्बन पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे, तब क्या होता है, वो उसे ज़्यादा स्टेबल करते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे भी कम, ठीक, ये आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, टर्शरी कार्बोकेटायन कहाँ है, कहाँ है टर्शरी कार्बोकेटायन? यहाँ दिख रहा है हमें टर्शरी कार्बोकेटायन, ठीक, स्टेबल होगा। लेकिन क्या सिर्फ यही चीज काफी है इसको कंपेयर करने के लिए? इन सवालों कैसे निकालते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हम इन चीजों में देखेंगे? भाई यही तो चीज माइंड में आती है, हमने पढ़ा सब कुछ है, हम कार्बोकेटायन भी पढ़े हैं, न्यूक्लियोफाइल भी पढ़े, सब चीजें पढ़े, लेकिन अप्लाई क्या करें, ठीक। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हर चीज हमें देखनी होती है। क्या क्या देखना होगा? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या देखें, हम कार्बोकेटायन का जो बेसिक नेचर है वो हम देखेंगे कि भाई टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक, टर्शरी के है, साथ में ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के पास ये होते हैं अपने लोन पेयर होते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ये जो लोन पेयर हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि ये रिंग में नहीं आ सकते हैं, मतलब यहाँ इस चेन में नहीं आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? ये आएंगे, इसे और स्टेबल करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी तो हाई होनी ही है, स्टेबिलिटी हाई होनी है, यानी कि हमारी फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब इन तीनों में देखते हैं, इन तीनों में देखो, ये सेकेंडरी है, ये तो प्राइमरी है, ये तो वैसे ही रेस से बाहर हो गया, सबसे लास्ट में आपका 4 हो गया, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, लीस्ट स्टेबल हो गया। ये दोनों सेकेंडरी हैं, सेकंड एंड थर्ड वाला सेकेंडरी है। अब इन सेकेंडरी में हम देखें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो अब ध्यान से देखो, पूरी स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया है बीच में। अब मैंने बताया ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज के पास जब इलेक्ट्रॉन है तो क्या उसे स्टेबल नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो फिर ये चेन में जाके उसे स्टेबल करेंगे, यानी कि थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होना है, ठीक। फिर उससे कम कौन सा बचा? हमारा सेकंड वाला, फिर देन फोर्थ वाला। इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक।
तो गैप का जो भी ऑप्शन आपको दिया हो उसमें ये वाला आपको टिक करना है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इन चारों में बताना है लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सी है, सबसे कम स्टेबल इन चारों में कौन सी है। कैसे निकाले भाई ऐसे सवालों को, बड़ा बड़ा उलझन सा लग रहा है कि तो इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन देखो, सब में सेम है ये वाला। कैसे निकालें इस सवाल को, ये देखो सब में सेम है, NO2 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 NO2। फर्क क्या है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ गया हुआ है। देखो पूरी स्ट्रक्चर में 4 चार्ज हैं, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ध्यान से देख रहे हो, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दिया है। ठीक, जिससे ही हम पता लगाएंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन सबसे कम स्टेबल है। तो कम स्टेबल निकालने का क्या तरीका है, कैसे निकालें। देखो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास स्टेबल होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है, क्योंकि उसके पास क्या है, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे। ये भी स्टेबल दिख रहा है, ये भी स्टेबल दिख रहा है भाई, ये भी स्टेबल दिख रहा है। एक चीज़ और देखो, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा होता है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव लग रहा है मुझे कि स्टेबल है, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास स्टेबल है, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबल, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबल। यहाँ देखो नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन पॉजिटिव, ये जो चीज़ आई है यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास है, ये इसको अनस्टेबल कर देंगे। क्या कर देंगे, अनस्टेबल कर देंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट देखते हैं, EIPMT का आया हुआ है, ठीक, विच इज़ नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कौन इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं है। क्लोरीन, भाई ये तो चाहता ही है इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। BS3 देखते हैं, बोरॉन के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई 3 होते हैं, 5 होता है बोरॉन का एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p1, 2 और 3, ठीक 3 होते हैं। भाई इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये भी आंसर नहीं है। हाइड्रोनियम आयन और NO2+, भाई NO2 को आपने सुना होगा, NO2 इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्यों इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, क्योंकि देखो हाइड्रोनियम आयन बना कैसे है, H2O में जब हमने एक H आयन जोड़ दिया तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है ना, हाइड्रोनियम आयन बन गया। इसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। हाइड्रोनियम आयन यहाँ से आगे जुड़ गया, तब भी इसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। भाई इन दोनों इलेक्ट्रॉन से H+ से एक बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन 1 लोन पेयर तो अभी भी फ्री है ऑक्सीजन के पास, तो उसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन की चाहत नहीं है, बल्कि ये तो H आयन आराम से दे देगा। हाइड्रोनियम आयन एक H आयन रिलीज करके वापस H2O बना देगा, तो यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें मत जाओ कि कहाँ पॉजिटिव चार्ज है कहाँ नेगेटिव चार्ज है, क्या करता है एकदम से, अरे हाँ यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल होंगे सारे, तो फिर ये आंसर हो जाएगा ना, ऐसे नहीं देखना हम इसकी स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, तभी तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, वरना क्यों आएंगे, इतना आसान होंगे तो, ठीक है ना। तो थोड़ा हमें समझना है, आप प्रैक्टिस करिए और इस तरह क्वेश्चन की, ठीक है। ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन जो है डेट मैंने कवर कर लिए हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और आपका ये चैप्टर GOC कंप्लीट हो गया है। GOC कंप्लीट होने के बाद आइसोमेरिज्म चैप्टर आपका आता है, उसे हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आइसोमेरिज्म चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ वीडियोस शेयर करूँगी आपसे कि अब जैसे CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और UP बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो किस तरह से बच्चों आप लोग जो इस समय बच्चे बोर्ड में हैं, इंटर में हैं और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी है अच्छे मार्क्स लाने की, हम किस तरह से एग्जामिनेशन कॉपी में लिखें क्वेश्चंस के आंसर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पूरा बाकायदा आपके लिए एक आंसर की तैयार करके पूरा शेयर करूँगी कि किस तरह से हम उसको करें जिससे कि हमारे 90% और अच्छे मार्क्स आ पाएँ। बच्चों होता क्या है, बच्चे ये सोचते हैं कि टॉपर बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, जो बच्चे एवरेज होते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं टॉपर बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, शायद वो पूरा पढ़ते होंगे,
पूरी किताब पढ़ते होंगे तब जाकर उनके अच्छे मार्क्स आते होंगे। बच्चों ऐसा नहीं है, कि हमारा इल्यूजन है, ये हमने अपने माइंड में बिठा लिया है कि टॉपर बच्चे पूरा सिलेबस पढ़ते हैं। एक बार बताओ, माइंड सबका एक जैसा होता है, वो स्पेशल तेज माइंड लेके पैदा नहीं हुए हैं। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क है स्ट्रेटेजी का, फ़र्क है अपने तौर तरीक़ों का, कितनी स्मार्ट स्टडी हम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वो स्मार्ट स्टडी क्या है, उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं, किस तरह से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों, हम जो पूरे साल पढ़ते हैं वो उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि हम बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी में किस तरह से लिख कर आते हैं, हमारा प्रेजेंटेशन कैसा है। क्योंकि भाई जो एग्जामिनर है वो क्या देखता है, आपने कैसा लिखा है, आपने गंदा लिखा है, आपने बिल्कुल साफ सुथरा लिखा है, या आपका पढ़ने योग्य है, किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस तरह से आप लिख रहे हो कॉपी में। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या होती है, और बोर्ड के एग्ज़ाम में हम कैसा लिख कर आएँ, उस लिखने की क्या स्ट्रेटेजी होती है, वो सब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। साथ में हम कुछ वीडियोस में ये भी शेयर करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बने रहिए, देखिए और खुद से तैयारी करिए। जो बच्चे बोर्ड में हैं उनके लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट कि आपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।